हेलो दोस्तों एंड माय डियर क्लिक्स, पिछले वीडियो में हमने बेर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव के यूजेज किए थे कि उसकी क्या रूल्स हैं, कहाँ पे उनका प्रयोग करना है। इस वीडियो में हम जीरंड के यूजेज के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जीरंड में पता है कि जीरंड के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं और जीरंड का प्रयोग एक नाउन के तौर पे सेंटेंस के अंदर होता है। और क्योंकि ये एक सेंटेंस के अंदर नाउन की भी भूमिका निभा सकता है और वर्ब की भी भूमिका निभा सकता है, इसलिए इसको वर्बल नाउन के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए इसका फर्स्ट नियम हम करते हैं। फर्स्ट नियम है इसका, आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स वी यूज जीरंड, दीज आर कोल्ड जीरेंडियल वर्ब्स। तो कुछ ये वर्ब्स हैं जो नीचे दिखा रखी हैं, इनके बाद में हम जीरंड का यूज़ करते हैं। और इन वर्ब्स को आप क्या है, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इनको लर्न कर सकते हैं। और दो तीन सेंटेंस हैं जिनके माध्यम से आप के माध्यम से आप इनको लर्न कर सकते हैं। वो हैं, फर्स्ट सेंटेंस है, इफिफो की मामी अकड़ी अड़ी, पोसरी पापड़ी सड़ी। तो ये सेंटेंस हैं जिसके माध्यम से आप बड़ी अच्छी तरह से इनको याद कर सकते हैं। जैसे इफिफो में ई से इंजॉय बनता है, फी से फिनिश बनता है, फो से फॉरगिव बनता है। इफिफो की से कीप, माँ से माइंड, मी से मिस। इफिफो की मामी अकड़ी, ऐसे एडमिट, कैसे कंसिडर, डी से डिले, अकड़ी अड़ी, अड़ी में इसी तरह से अवॉइड, और इसी तरह से पोसरी पापड़ी सड़ी में आप ये देख सकते हैं नीचे ये वर्ब्स इनके अंदर आती हैं। तो इन क्रियाओं के बाद में यदि कोई भी दूसरी क्रिया आती है ब्लैंक के अंदर भरने के लिए, तो उसमें हम जीरंड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं ये जीरेंडियल वर्ब इसीलिए कहलाती हैं कि इनके बाद हमेशा जीरंड का यूज होता है। जीरंड का मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। आई इंजॉय डैश स्विम। तो इसके अंदर इंजॉय हमें पता है कि इंजॉय आपकी जीरेंडियल वर्ब है, इसलिए अगली वर्ब के साथ हम आईएनजी करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। स्विमिंग में ध्यान रखना है लास्ट का जो लेटर है एम वो डबल हो जाएगा और आईएनजी लगेगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ही स्टॉप्ड डैश और वर्ब है रीड। तो इसमें भी हम देखते हैं कि स्टॉप हमारी जीरेंडियल वर्ब है, तो उसके बाद में रीड क्रिया आ रही है, तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आई डोंट माइंड डैश और वर्ब है गो अब्रोड। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि गो क्रिया से पहले माइंड क्रिया आई है, और माइंड क्रिया हमें पता है माँ से माइंड बनता है, तो जीरेंडियल वर्ब है, इसीलिए इसमें भी हम गो के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फ्रेजेज हैं होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में हम क्या करते हैं, जीरंड का यूज़ करते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो जैसे मैं कुछ में से बता देता हूँ। जैसे नो गुड है, नो यूज है, ठीक है, बिजी है। फिर कुछ फ्रेजेज हैं, लुक फॉरवर्ड टू है, टेक टू है, अडिक्ट टू है, अवर्सन टू है, टेक ऑफ है, गिव अप है। इसी तरह से एक वर्ब है रिजिस्ट है, कांट हेल्प है। इस तरह के ये जो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये वर्ड और फ्रेजेज है, इनके बाद भी हमेशा क्या है, हम जीरंड का ही यूज़ करते हैं। तो ये आप अभी एग्जांपल ले लेते हैं इनमें से कुछ। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, आई कांट हेल्प डैश और वर्ब है लाफ।
तो इसमें हमें एक तो ध्यान करना है हेल्प हमारी बेयर इन्फिनिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान करना है कांट हेल्प ये अकेली क्या है ना, ये इकट्ठी आई हुई है तो ये एक फ्रेज के तौर पे है। इसमें अकेली वर्ब आती तो हम इस हिसाब से बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते, तो यहाँ पे ये फ्रेज के तौर पे आया है, इसलिए इसके बाद में हम जीरेंड का यूज़ करेंगे और इसके बाद में लाफ के साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। दूसरे एग्जाम्पल में इट इज़ नो गुड डैश वर्ब है गो एट दिस टाइम, तो इसके अंदर नो गुड आया हुआ है। नो गुड के बाद में हम हमेशा आईएनजी लगाते हैं, तो गो के साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर एट दिस टाइम, ये बन जाएगा। इसी तरह से ले लेते हैं ही वॉज यूज्ड टू डैश और ब्रैकेट में वर्ब है ड्रिंक, तो इसमें ध्यान करना है बी यूज्ड टू। अकेला यूज्ड टू होता है वो हमारा मॉडल होता है, लेकिन इसके अंदर बी यूज टू एक फ्रेज होती है और इस फ्रेज के बाद में भी हम क्या है जीरेंड का यूज़ करते हैं, तो इसमें बनेगा ही वॉज यूज्ड टू ड्रिंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बारे में आप सभी को पता ही होंगे। तो एक टू प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन को छोड़कर किसी भी अन्य प्रेपोजिशन के बाद में यदि वर्ब की फॉर्म भरने के लिए दी जाती है तो उसमें भी हम जीरेंड का ही यूज़ करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डैश कंस्पायर अगेंस्ट हिम, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कंस्पायर क्रिया से जो पहले है वहाँ फ्रॉम प्रेपोजिशन आई हुई है और इसलिए इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा दें, कंस्पायरिंग बन जाएगी हमारी। तो कंस्पायरिंग में लास्ट में ई है, ई को हटाकर आईएनजी लगाना है। ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, राम वॉज पनिश्ड फॉर डैश और ब्रैकेट में वर्ब है स्टील मनी, तो इसमें भी हम देखते हैं स्टील से पहले क्या है आपकी फोर प्रेपोजिशन आई हुई है, तो इसलिए इसमें क्या कर देंगे, स्टीलिंग कर देंगे, STEALING। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ही इंसिस्टेड ऑन डैश और ब्रैकेट में वर्ब है गो अब्रोड, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इंसिस्ट क्रिया है उससे पहले ऑन प्रेपोजिशन आ रही है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गोइंग कर देंगे। ठीक है। अब टू प्रेपोजिशन के बाद नॉर्मली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन पिछले नियम में जैसा कि आपको बताया यदि फ्रेज के साथ टू प्रेपोजिशन लगी हुई मिल जाए तो उसके बाद में हम आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे। जैसे टेक टू बताइए आपको, अवर्सन टू था उसमें, एडिक्ट टू है, लुक फॉरवर्ड टू है, तो उसमें ध्यान रखना है कि उसमें टू प्रेपोजिशन अलग से नहीं है बल्कि एक फ्रेज के साथ जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर हम आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे। अदरवाइज टू के बाद सामान्यतः हम क्या है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है पॉजेसिव नाउन्स और पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के बाद हम जीरेंड का यूज़ करते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आपको पता है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट होता है उसमें जो सेकंड नंबर के प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई के बाद माई है, ही के बाद में हीज है, सी के बाद में हर है, यू के बाद योर है, तो इस तरह से सेकंड नंबर वाले जो प्रोनाउन है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसी तरह से पॉजेसिव नाउन क्या होता है, पॉजेसिव नाउन होता है किसी नाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा मिले तो वो पॉजेसिव नाउन बन जाता है। तो यदि इस तरह के किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन या पॉजेसिव नाउन के बाद में कोई वर्ब की फॉर्म भरने के लिए दी जाती है तो वहाँ पे हम क्या किसका यूज़ करेंगे, जीरेंड का यूज़ करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। तो चलिए एक फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, वी लेफ्ट द हाउस विदाउट एनीवन्स, एनीवन के बाद में अपोस्ट्रोफी एस है यहाँ पे, एनीवन्स डैश और वर्ब है नो, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एनीवन्स, एनीवन्स भी क्या है पॉजेसिव नाउन है और इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, नोइंग कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे वर्ब के साथ। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में है सी डजंट लाइक माई डैश
और वर्ब है विजिट हर हाउस डेली। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि विजिट वर्ब से पहले माई आया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, विजिटिंग कर देंगे। राधा डिडेंट लाइक माई डैश जॉइन दिस जॉब। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जॉइन हमारी वर्ब है और उसके बाद उससे पहले जो आ रहा है वो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जॉइनिंग कर देंगे। ठीक है। तो और अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट जो यूज़ है इसका वो है किसी भी कंपाउंड नाउन के अंदर हम जीरेंड का यूज़ करते हैं। तो कंपाउंड नाउन होता क्या है, कंपाउंड नाउन में पहले वर्ब होती है और उसके बाद में कोई नाउन होता है और दोनों से मिलकर क्या कंपाउंड नाउन बन जाता है। तो जिसमें जो वर्ब होती है उसके साथ हमेशा आईएनजी लगता है। अब एक सेंटेंस में कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पे कंपाउंड नाउन का यूज़ हो रहा है, तो इसका है कि उससे पहले नॉर्मली क्या है, आर्टिकल दा का यूज़ होता है। तो उससे आप पहचान कर सकते हैं। यदि आर्टिकल दा के बाद में वर्ब की फॉर्म भरने के लिए आई है और उसके बाद में कोई नाउन मिल रहा है तो इसका मतलब कंपाउंड नाउन वहाँ बन रहा है और वहाँ हम वर्ब के साथ है आईएनजी लगाना है। दूसरा, बहुत सारे कंपाउंड नाउन हम यूज़ भी करते हैं, हम डेली अपने रूटीन में यूज़ करते हैं। जैसे द डाइनिंग रूम है, द डाइनिंग रूम क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। राइटिंग टेबल है, कंपाउंड नाउन है। ठीक है। इस तरह से सिटिंग रूम है, वो भी हमारा कंपाउंड नाउन है। वॉकिंग स्टिक है, कंपाउंड नाउन है। तो इस तरह से आप कुछ तो हम यूज़ करते हैं जिनका बड़े आसानी से हम पता लगा सकते हैं, और नहीं पता लगे तो आर्टिकल दा के बाद में यदि वर्ब आती है और उसके बाद में नाउन है तो ये समझो कि वहाँ पे कंपाउंड नाउन बन रहा है। चलिए इसका फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एवरीबडी सैल्यूट्स द डैश और वर्ब है राइज सन। तो इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल दा के बाद यानी वर्ब जो आई है, वर्ब से पहले आर्टिकल दा का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब उसके बाद में क्या है, सन नाउन है। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड नाउन बन रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइज ई हटाकर राइज के साथ आईएनजी लगा देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा एवरीबडी सैल्यूट्स द राइजिंग सन। ये एक कहावत भी है। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। राम वॉज डूइंग हिज होमवर्क इन द डैश सिट, वर्ब है रूम। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो सिट क्रिया से पहले आर्टिकल दा का यूज़ हुआ है और उसके बाद में क्या है, रूम नाउन है हमारा। तो यहाँ पे भी कंपाउंड नाउन बन रहा है। तो इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, सिटिंग। इसमें ध्यान करना है जो लास्ट में जो टी है वो लेटर डबल हो जाएगा सिटिंग में, SITTING। ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। ही वॉज बीटिंग हिज डॉग विद द डैश और वर्ब है हंट, विप, WHIP। तो इसमें भी देखते हैं कि जो हंट वर्ब है उससे पहले दा आया हुआ है, तो उसमें क्या जाएगा, हंटिंग विप, द हंटिंग विप, चाबुक जिसको हम कहते हैं, हंटिंग विप। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो है कि बिगिनिंग के अंदर यदि वर्ब की फॉर्म भरने के लिए आती है और उसके बाद में कोई मेन वर्ब दे रखी है, ऑलरेडी ब्लैंक के बाद में कोई मेन वर्ब दे रखी है, ज़्यादातर उसमें इज वर्ब का प्रयोग मिलता है। यदि उस इज के अलावा भी कोई दूसरी वर्ब दे रखी है तो वहाँ पर ये समझ लेना, क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि वर्ब से पहले हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनाने के लिए हम जेरेंड का यूज़ कर सकते हैं। जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। तो इसलिए वहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि बिगिनिंग के अंदर वर्ब की फॉर्म भरने के लिए आई हुई है, ऑलरेडी उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है और आगे भी कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, तो फिर वहाँ पर बेर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। ये दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान करना है। यदि आगे मेन वर्ब है और उससे पहले वर्ब की फॉर्म भरने के लिए आई है तो वहाँ जीरेंड होगा, और यदि बिगिनिंग में कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी है नहीं और बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे हम क्या करेंगे, बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, डैश
इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो जो वर्ब है यहाँ पर हमारे पास दे रखी है वो स्विम है। तो इसके अंदर हमें देख रहे हैं कि ब्लैंक के बाद में जो हमारे पास मेन वर्ब आई है इज, तो इसका मतलब यहाँ सीधा सा है कि जीरेंड बनेगा हमारा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, स्विमिंग कर देंगे, और जो लास्ट का लेटर एम है उसको डबल कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। डैश वर्ब है हमारे पास थिंक बिफोर यू स्पीक। इसके अंदर हम देख रहे हैं, इसके अंदर थिंक वर्ब दे रखी है, लेकिन आगे देखते हैं तो आगे उस सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है। बिफोर के बाद नहीं देखना, क्योंकि बिफोर से पहले एक पार्ट हो जाता है और बिफोर के बाद में दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, बेयर इन्फिनिटिव बनेगा। तो यहाँ पे थिंक का थिंक रखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। डैश ब्रैकेट में वर्ब है ड्रिंक, और लीव्स बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। तो इसमें हम देखते हैं कि ड्रिंक वर्ब आई है, उसके बाद में लीव्स, लीव्स मेन वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, जिरंड का यूज होगा, क्योंकि मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, और सब्जेक्ट के है तो इसका मतलब हमें नाउन बनाना पड़ेगा, और नाउन के लिए है केवल जिरंड का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा, ड्रिंकिंग। लेकिन इस रूल का एक अपवाद भी है, जिसमें हम स्टार्टिंग में वर्ब भरने के लिए आती है और आगे मेन वर्ब भी यूज़ होती है, इसके बावजूद भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो वो एक सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सेइंग है, कहावत है। तो वो कौन सी है, टू आर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन। तो ये इसके अंदर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग रहेगा। अब मैं आपको दो ऐसी वर्ब्स के बारे में बताऊंगा जिनके बाद में हम टू इन्फिनेटिव भी यूज़ करते हैं और जीरेंड का भी यूज़ करते हैं, और टू इन्फिनेटिव का पैसिव भी यूज़ करते हैं उसमें हम। तो वो दो वर्ब्स हैं, वो है एक तो नीड, एक वांट। तो इनमें बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इन क्रियाओं का सब्जेक्ट इनएनिमेट या सेमी इनएनिमेट है, यानी निर्जीव है या अर्ध निर्जीव है, तो इनके बाद में हम या तो जीरेंड का यूज़ करते हैं या टू इन्फिनेटिव के पैसिव का यूज़ करते हैं, यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन यदि इनका सब्जेक्ट एनिमेट है, यानी सजीव है, जीवित है, जिसके अंदर प्राण हैं, तो उसके अंदर हम फिर क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे टू इन्फिनेटिव का यूज़। तो ये अक्सर एग्ज़ाम के अंदर इस तरह का एग्जाम्पल इन दो क्रियाओं को लेके आ जाता है, जहाँ स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन दोनों के एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं, योर शूज़ नीड डैश और ब्रैकेट में वर्ब है पॉलिश। तो इसमें नीड क्रिया है, नीड क्रिया का हम सब्जेक्ट देखेंगे, योर शूज़ है। योर शूज़ क्या है, इनएनिमेट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलिशिंग कर सकते हैं या टू बी पॉलिश्ड, दोनों ही हमारे ठीक रहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट डैश ब्रैकेट में वर्ब है गो अब्रोड। तो इसके अंदर हम वॉन्ट जो क्रिया है उसका सब्जेक्ट देखते हैं आई। आई का मतलब है किसी पर्सन विशेष को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब सजीव है। तो इसमें हम आगे क्या करेंगे, टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, टू गो। इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द ग्रास वॉन्ट्स डैश और ब्रैकेट में वर्ब है कट। तो इसके अंदर हम वॉन्ट क्रिया यूज हुई है, इसका सब्जेक्ट देखते हैं, ग्रास है। ग्रास है वो आपका सेमी इनएनिमेट में आता है, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसके साथ कट का क्या बन जाएगा, कटिंग, जिरेंड का यूज़ करेंगे, जिसमें डबल टी हो जाएगा, लास्ट में डबल टी ING लगेगा, और या फिर टू बी कट, तो वो ठीक रहेगा। अब जो नेक्स्ट जो हमारा नियम है, जो लास्ट है जिरेंड का, इसमें क्या करना है, अब यदि किसी क्रिया के बाद में वर्ब की फॉर्म भरने के लिए आती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है, यदि वो क्रिया
ब्लैंक से पहले जो क्रिया है बेर इन्फिनिटिव है, तो हमें आगे बेर इन्फिनिटिव का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू रूल। और यदि वो ब्लैंक से पहले की जो वर्ब है वो जिरेंडियल वर्ब है, तो हमें फिर जिरेंड का यूज़ करना आगे। और यदि आपको वर्ब मिलती है उसमें ना आपको लगता है कि वो जिरेंडियल वर्ब है, ना ही वो बेर इन्फिनिटिव है, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, इसका मतलब वो वर्ब कौन सी है, फिर टू इन्फिनिटिव बचता है। तो फिर हमें टू इन्फिनिटिव का यूज़ करना है। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई होप डैश वर्ब है गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्ज़ाम। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि गेट क्रिया से पहले होप क्रिया आई है। अब हम ये देखना है कि होप क्रिया क्या हमारी जिरेंडियल वर्ब जो हमने लर्न कर रखी हैं या फिर बेर इन्फिनिटिव में तो नहीं है। तो हम देखते हैं ना तो ये होप क्रिया जिरेंडियल में आती, ना ये बेर इन्फिनिटिव में आती। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव ऑटोमेटिकली हमारा बन जाता है और इसमें हम कर देंगे टू गेट। इसी तरह से एक एग्जांपल, इट बिगेन डैश रेन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेन जो वर्ब है हमारी, रेन वर्ब से पहले बिगेन क्रिया आ रही है। तो हम देखते हैं कि बिगेन ना तो जेरेंडियल में आती है हमारी, ना ही बेर इन्फिनिटिव में आती। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, टू रेन। ही ट्राइड डैश ब्रैकेट में वर्ब है मर्डर मी, बट समहाउ आई सेव्ड माई सेल्फ। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो मर्डर वर्ब है उससे पहले ट्राई वर्ब आई हुई है। तो हम ट्राई वर्ब को देखना है। ट्राई वर्ब ना तो हमारी जिरेंडियल में आती और ना ही वो बेर इन्फिनिटिव में आती। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू मर्डर कर देंगे। तो इस तरह से हमारे जिरेंड के जो नियम्स हैं, जो रूल्स हैं, वो मैक्सिमम रूल्स मैंने आपने बता दिए हैं। फिर भी आपको यदि और अधिक डीपली में जानी है तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मेरी अपनी इंग्लिश की ग्रामर की बुक है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। यदि आपको डीपली में जाना है, पूरी स्टडी करनी है, तो उसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।